चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हम लास्ट वीक जो चीज पढ़ रहे थे वो ये था कि हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल हमने कहा था कि ये रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है। जनरली हमने कहा था कि हर चीज में रूल का होना जरूरी है, उसी तरह कम्युनिकेशन के लिए भी रूल्स का होना जरूरी है। फिर हमने कहा कि रूल जब हम सेट ऑफ रूल्स को या सीक्वेंस में लिख दें, सेट ऑफ रूल्स को इन्हें सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर दें, इन्हें सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर दें, तो हम कहते हैं ये एल्गोरिथम है। और अगर हम इस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर दें तो वी गेट ए प्रोटोकॉल। सो इट मींस इट्स अनदर वर्ड, प्रोटोकॉल इज रिप्रेजेंटिंग सेट ऑफ रूल्स। ठीक है। और अगर ये रूल्स कम्युनिकेशन के हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप रोड पे जा रहे होते हैं, तो आपको अगर ग्रीन लाइट नजर आ जाती है तो आप गुजर जाते हैं, आपको रेड लाइट नजर आ जाती है तो आप रुक जाते हैं। इसी तरह अगर आपको कहीं पे लिखी हुई नजर आ जाती है कि यहाँ पे स्पीड जो है 40 से ज्यादा नहीं करनी, तो आप अपने आप को 40 में ले आते हैं। तो यानी कि आप रूल्स को देख देख के अपने आप को फॉलो करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी सेट ऑफ रूल्स हैं, और इन रूल सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। ठीक है। अब हमने देखा कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी क्या क्या चीजें इनमें होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज हमने कहा था कि जनाब इसमें इनकोडिंग होनी चाहिए। इनकोडिंग क्या होती है? इनकोडिंग का मतलब ये होता है इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि अगर लाजमी तौर पे हमारे पास जो अपर लेयर्स हैं वहां पे वन एंड जीरोस हैं, लाइक दिस, लेकिन जब हमने इसको मीडियम के ऊपर डालना है, ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर डालना है, तो लाजमी तौर पे हमें इसको कन्वर्ट करना होगा सिग्नल में। आप कहेंगे सिग्नल क्या चीज है? इसका मतलब है कि आप अपने इस वन एंड जीरोस को सर्टन वोल्टेज लेवल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी वन का मतलब है +5 और जीरो का मतलब है -5। तो अब आप क्या कर रहे हैं? मिसाल के तौर पे अगर हम ये एग्जांपल ले लें, तो वन का है तो +5, फिर जीरो है तो -5, फिर वन है तो +5, फिर जीरो है तो -5, फिर वन है तो +5, और फिर +1 तो +5। तो अब इसका मतलब है कि हमने इस सिग्नल को, इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया सिग्नल में। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इनकोडिंग, क्योंकि यही सिग्नल आपकी वायर के ऊपर, मीडियम के ऊपर ट्रेवल करता। क्लियर एवरीवन? ओके। अब हम बात कर रहे हैं, अब लाजमी तौर पे जैसे मैंने कहा +5 और -5, तो ये +10 -10 भी हो सकता है, ये 0 और 5 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कुछ भी कर लें, तो आंसर है नहीं, क्योंकि लाजमी तौर पे मुख्तलिफ एक टेक्नोलॉजी के बिलियन ऑफ डिवाइसेस हो सकते हैं। तो हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक अगर करे तो डेफिनेटली ये चीज नहीं चल सकती। तो उसके लिए जैसे मिसाल के तौर पे आपकी क्लास है, अब आप में से कुछ कहें कि जी एक साहब जो हैं वो 12 बजे आ जाएं, दूसरे जो हैं वो 2 बजे आ जाएं, तीसरे जो हैं वो अफ्तारी के वक्त आ जाएं कि जी हमने पढ़ना है। तो लाजमी तौर पे ये पढ़ाई नहीं हो सकती। देयर शुड बी सम रूल्स, देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं इनकोडिंग के, जो, और ये नहीं कि एक टेक्नोलॉजी सारे स्टैंडर्ड फॉलो करेगी, नहीं, उनमें से एक उसको बता दिया गया कि आपने ये फॉलो करना है, और फिर वो वही फॉलो करेगी। क्लियर? मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जी एनर्जी है नॉन रिटर्न टू जीरो। अब ये जो आपको एग्जांपल नजर आ रही है ये नॉन रिटर्न टू जीरो की है, कि अब आपका सिग्नल कभी भी जीरो पे नहीं आता, या +5 पे होता है या -5 पे होता है। इसी तरह नंबर 2 आप कह सकते हैं NRZL, आप तीसरा कह सकते हैं मानचेस्टर, चौथा आप कह सकते हैं डिफरेंशियल मानचेस्टर, नेक्स्ट आप कह सकते हैं मिसाल के तौर पे 5 4B 5B, नेक्स्ट आप कह सकते हैं 8B 10B। तो ये चंद एग्जाम्पल्स हैं जो कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज, इनमें से किसी को भी ऑप्ट
कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपका 10 मेगाबिट पर सेकंड का ईथरनेट था, आज भी है 10 मेगाबिट्स पर सेकंड का ईथरनेट, दैट वाज यूजिंग मैनचेस्टर। तो अब जब भी आपको 10 मेगाबिट पर सेकंड का वो नजर आएगा, इट इज यूजिंग मैनचेस्टर। इस तरह अगर आपका 100 मेगाबिट पर सेकंड का ईथरनेट है, तो दैट इज यूजिंग दिस 8B 10B। तो आप 100 मेगाबिट पर सेकंड तो आज भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट इज यूजिंग दिस इनकोडिंग टेक्निक। कुछ बात समझ आ रही है दानियाल? ठीक, तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि आप देख सकते हैं कि इनकोडिंग का मतलब क्या है। इनकोडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन लाइक वन, जैसे मैंने ये भी ये लिया था, तो इंफॉर्मेशन इनटू अनदर एक्सेप्टेबल फॉर्म। अब अनदर एक्सेप्टेबल फॉर्म क्या है? सिग्नल, वोल्टेज लेवल, ठीक है, फॉर ट्रांसमिशन। लाजमी तौर पे अगर एक साइड पे आप उसको इनकोड करेंगे, तो दूसरी तरफ आप उसको रिवर्स करेंगे, और इस रिवर्स प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकोडिंग। वेरी नाइस, क्लियर? तो डिकोडिंग रिवर्स दिस प्रोसेस टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। ओके, अब अगर हम इसकी हमने एग्जांपल नेक्स्ट में, इसके अलावा हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो था, नेक्स्ट जो रूल क्या रही, नेक्स्ट हम पढ़ क्या रहे हैं? याद रहे कि हम पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ इसकी ये रिक्वायरमेंट्स। तो पहली क्या है? इनकोडिंग। दूसरी क्या है? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब है दी सेंटेक्स एंड सेमेंटिक। स्पेशली फॉर्मेटिंग का मतलब है सेंटेक्स, यानी ऑर्डर, यानी कि ग्रामर। व्हाट इज द ग्रामर ऑफ दिस प्रोटोकॉल? अब ग्रामर से क्या मुराद? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मिसाल के तौर पे अगर आप इंग्लिश की एग्जांपल ले लें, अगर आप इंग्लिश की एग्जांपल ले लें जी, तो आपने बचपन में पढ़ा है कि हमें एक ऑर्डर में सेंटेंस लिखना होता है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है वकार कि हमने पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हमने वर्ब लिखना होता है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो अगर हम इसी फॉर्मेट को यूज करते हैं, तो हमारे सेंटेंस का मीनिंग होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर मैं लिखता हूं आई ईट एप्पल, तो अब इट हैज ए मीनिंग। लेकिन अगर मैं इस ऑर्डर को, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे मैं ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूं। अगर मैं इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, तो इसका मतलब मैं लिख देता हूं मिसाल के तौर पे एप्पल ईट आई। अब इसके मकसद ही ऐसा फील हो रहा है कि अगर प्रॉपरली इसको देखा जाए कि एप्पल खा रहा है, यहाँ पे मैं एप्पल खा रहा हूं एप्पल को, यहाँ पे एप्पल खा रहा है मुझे, इट सीम्स लाइक दिस, तो दैट इज समथिंग रॉन्ग। इसका मतलब है कि इट इज मस्ट के देयर शुड बी, इट इज एन अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का कोई मीनिंग लेना मुश्किल हो जाता है। यही बात आपको इस प्रोटोकॉल में, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अगर समझ थोड़ी सी भी आ जाए तो इट्स मोर देन एनफ। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये IPv6 का हेडर है। किसका हेडर है? IPv6 का। अब अगर आप यहां पे देखें, तो हर एक, ये लिखा भी है बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3, बाइट 4। इसका मतलब है कि 32 बिट्स हैं एक रो में, फिर अगले 32 बिट्स, फिर अगले 32, 32, 32, और टोटल जो है वो 40 बाइट्स हैं। 40 बाइट्स क्यों? कि आपको आगे जाके बताऊंगा कि आईपी जो एड्रेस है IPv6 में, ये 128 बिट्स का होता है। कितने बिट्स का होता है? 128 बिट्स। जबकि अगर हम पूछ लें दानियाल से कि इसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है IP वर्जन 4, नाम सुना है? नहीं सुना? तो आईपी के, यानी एड्रेसिंग के, जो कि हम लेयर 3 में जाके पढ़ेंगे, इसके दो हमारे पास वर्जन हैं। या तो हम यूज कर रहे होंगे IP वर्जन 4, या हम यूज कर रहे होंगे IP वर्जन 6, या हम दोनों ही यूज कर रहे होंगे, यानी डुअल स्टैक होंगे। अगर दानियाल ने नहीं देखा हुआ, तो हम यहां पे चाहेंगे कि CMD करें, और यहां पे लिखें IP config/all, IP config/
डैश ऑल। तो ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये मेरा IP v4 का एड्रेस है, विच इज 10.137.16.13, और ये मेरा IPv6 का एड्रेस है। तो ये दो एड्रेसेस बता रहे हैं कि हमारे पास इंटरनेशनली, और अगर मैं इसके अलावा ये भी आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे नेट NS लुकअप, और कोई भी कंपनी, अच्छी सी कंपनी का नाम बता दें, मिसाल के तौर पे हम लिख देते हैं www. एक कंपनी है जर्मनी की जिसका नाम है Siemens.com। इसके आपने कई इक्विपमेंट पाकिस्तान में भी देखे होंगे, बहुत जबरदस्त जर्मन कंपनी है। अगर इसको भी मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये क्या में दिखाता है जी? अच्छा, अगर ये यहां नहीं दिखा रहा तो मैं यहां से, इतने बेहतर नहीं दिखा रहा, तो मैं इससे छोड़ के आ, इस पे चला जाता हूँ और फिर देता हूँ इसको, और दोबारा यही कमांड देता हूँ। ये देख लें जी, तो इसके पास इतने IPv6 के एड्रेसेस हैं और इतने IPv4 के एड्रेसेस हैं। अगर हम हाशिर हाशिर से पूछें कि इन दोनों में आपको फर्क क्या नजर आ रहा है, ये सबसे अच्छी, बस मुझे यही सुनना था, बाकी डिटेल्स तो मेरा बताना मेरा काम है। लेकिन एक चीज आपको पता चली कि ये 32 बिट का ये हर एक ऑक्टेट है। तो 1 ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट मीन 4 बाइट्स, 4 बाइट्स मीन 32 बिट्स। जबकि इसके मुकाबले में ये एड्रेस अगर आप देखें तो यही काफी है कि ये उससे काफी ज्यादा लंबा नजर आ रहा है। इसमें सिर्फ डेसिमल नंबर्स थे, लेकिन यहां तो F भी नजर आ रहा है, A भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये डेसिमल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये कौन सा नंबर है वकार? हेक्साडेसिमल। कौन सा नंबर है? हेक्साडेसिमल। दोनों में फर्क क्या होता है कि डेसिमल नंबर जो है वो, उसमें सिर्फ 0 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं। जैसे आप अपनी जिंदगी में कोई भी चीज खरीदते हैं बाहर जाकर, चाहे आप दूध ही खरीदें, तो उसे वो आपसे पूछता है कितने पैसे, तो आप कहते हैं जी मिसाल के तौर पे 300। तो 300 मीन 300, या 500, या 545, तो 545। इसका मतलब है कि 0 to 9 में सारे नंबर्स उसमें किस जरिए उसको रीड किया जा सकता है। लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर्स में 0 से 9 उसी तरह होते हैं, लेकिन साथ 8 से लेके F तक के डिजिट्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए आपको यहां नजर आ रहा है कहीं B है, कहीं D है, कहीं F है, नजर आ रहा है ना? और हर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर, याद रखो, ये हर हेक्साडेसिमल चाहे 0 to 9 हो, चाहे A to F हो, 4 बिट से रिप्रेजेंट होता है। कितने बिट से? 4 बिट से। इसका मतलब है कि ये एक जो है, मिसाल के तौर पे, ये कितने बाइट्स हो गए दानियाल? 16। इसमें 2 बाइट्स, तो 2 बाइट ये, 2 बाइट ये, 2 बाइट ये, 2 बाइट ये, इस तरह टोटल अगर आप इसको देखें तो ये 128 बिट्स का नंबर है, विच इज इक्वल टू 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स। 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स। आप समझ आ गई? तो हमारे पास कितने किस्म के IPs हैं? 2 किस्म के, एक वर्जन 4, ये वर्जन 4, और ये वर्जन 6। क्यों ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ समझ आ रही है? दानियाल, दानियाल तो यहीं पे है, फातिमा, हारिस। हाल तो मुझे फातिमा और उसकी फ्रेंड ये कहती है कि हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, लेकिन बड़ा प्रोमिनेंट नजर आता है। एक आती है जिस वीक में या दिन पे, दूसरी उस दिन छुट्टी करती है, ऐसी। और क्लास में तो पूरा रमजान में मैंने इन दोनों को नहीं देखा। एनी तो उससे फायदा ये होता है कि आप लोग जब सामने बैठे होते हैं तो यू लर्न मोर।
और छोटा सा आज हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, तो उसमें भी आप लोगों को फायदा होता। तो वो थोड़ी सी कुर्बानी, फायदा ज्यादा है, बाकी मर्जी आपकी अपनी है। तो जी, तो हम बात ही कर रहे थे कि आपको ये क्लियर हो गया कि IPv4 और IPv6 थोड़ा सा ब्रीफ सा डिटेल में इस पे दैट इज द कोर ऑफ नेटवर्किंग। जिसको आईपी नहीं आता उसको कुछ भी नहीं आता। तो इस पे हम कम से कम 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। एक पूरा चैप्टर एक एक नेटवर्क लेयर की जनरल डिस्क्रिप्शन पे पढ़ेंगे, फिर IPv4 पे एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर IPv6 पे एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप अच्छी तरह से इसको सीख लेंगे, मसला नहीं है। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे, अब इसी चीज को मैं यहां लेकर आया कि ये IPv6 का हेडर है। तो 128 का सोर्स का एड्रेस और 128 बिट का डेस्टिनेशन का एड्रेस। क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपने देखना क्या है, ये पहले 4 बिट्स हैं। अब इन 4 बिट्स में आप कहेंगे ये 4 हैं तो ये 8 बिट्स हैं, 12 हो गए, ये 20 बिट्स हैं, टोटल 32 बिट्स हो गए। तो अब थोड़ी सी अगर तवज्जो दें तो आपको समझ आएगी कि एक फॉर्मेट है। आप ये नहीं कर सकते कि इसको पहले कर दें, 8 वाले को पहले कर दें और 4 वालों को बाद में कर दें। जैसे आप यहां पे ये नहीं कर सकते, यहां पे आप ये नहीं कर सकते कि आप आई ईट एप्पल को एप्पल ईट आई कर दें। ऑर्डर है, तो यहां पर भी एक ऑर्डर है कि आपने पहले 4 बिट में बताना है और उसको समझने वाला यानी मशीन ये समझेगी कि आप उसको वर्जन बता रहे हैं। अब वकार को एक नंबर तो मैंने बताया ना, डेसिमल, जो आप आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि 5342, 5342, तो दैट इज यू कैन सी दैट मेड ऑफ 0 to 9। इसी तरह अभी हमने देखा नंबर्स जिसमें इन नंबरों के साथ साथ ए से लेके एफ तक भी शामिल है। ये भी हमें समझ आ गई। एक और नंबर है जिसको हम कहते हैं बाइनरी। क्या कहते हैं? बाइनरी। वकार को आइडिया है बाइनरी का? बाइनरी का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 बिट से मिलके बनते हैं, 0 और 1 से। 0 और 1 से। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं यहां पे 2 नंबरों को कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं, मिसाल के तौर पे 4 है, तो आप इसको क्योंकि बाइनरी है, 2 नंबर्स हैं, तो 2 पे इसको डिवाइड करें। तो 2 2s are 4, रिमाइंडर 0। इसी तरह फिर 2 पे करें तो 2 1s are 2 और रिमाइंडर 0। इसका मतलब है कि 4 इन डेसिमल, डेसिमल इन बाइनरी इसके इक्विवेलेंट क्या है? वो 0 1 0 0। यानी कि अगर कल आपको कहा जाए कि 4 रुपए दो, तो ये भी कहा जा सकता है कि 0 1 0 0 रुपीज दो। दैट इज एन अदर वे टू रिप्रेजेंट द सेम। इसी तरह अगर मैं आपको कहूंगा 6 कर दो, इस 4 को 6 कर दो, तो वकार आप इसको 2 पे फिर डिवाइड करें, 2 3 6, रिमाइंडर क्या आया? 0। फिर इसको 2 पे करें तो 2 1s are 2 और 1 रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब कि 6 इन बाइनरी इज इक्वल टू 0 1 1 0। क्लियर हो गया? अब अगर यहां पे, ये मैंने इसलिए किया कि अगर यहां पे लिखा हुआ हो इस वर्जन की जगह पे 0 1 0 0, तो मशीन समझ जाएगी कि आगे जो हेडर है वो IP वर्जन 4 का है। किसका है? IP वर्जन 4 का। लेकिन अगर यहां पे ये लिखा हुआ हो 0 1 1 0 विच इज इक्वल टू 6, इसका मतलब है कि ये हेडर जो है वो IP वर्जन 6 का है। नहीं समझ आ रही बकार को? क्लियर? तो इसका देखिए, इसका मतलब है कि यहां पे सिर्फ यही 2 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 वर्जन 5 वर्जन 7 नहीं है। ठीक है दानियाल? तो इसके बाद अगले 8 बिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा मच मोर डिटेल में, सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि फॉर्मेट का होना, ऑर्डर का होना, ग्रामर का होना जरूरी है। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? हारिस है।
नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट्स है कि प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमने पहली रिक्वायरमेंट ये बताई कि अगर हमें ट्रांसमिशन इसको करना है, ट्रांसमिट करना है, तो जरूरी है कि हम इसको वोल्टेज सिग्नल्स में कन्वर्ट करें। जैसे शायद गलती से आपने कभी बिजली की तार को हाथ लगाया हो, कई दफा आपसे हुआ होगा, चाहे आप इस्त्री कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तार थोड़ी सी नंगी है, आपने हाथ लगाया, झटका लग गया, इसका मतलब है तार में से क्या गुजर रहा है? वोल्टेज। वोल्टेज उसमें से करंट गुजार रही है। तो कहने का मकसद ये है कि इसी तरह आपकी, जब आप ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो इन वायर में से भी क्या चीज गुजर रही होती है? वोल्टेज लेवल्स। क्लियर हो गया? तो दानियाल, हमने कहा कि इससे हमें यह समझ आई कि क्या चीज जरूरी है? स्ट्रक्चर, फॉर्मेट। अगर प्रोटोकॉल में हमने, मिसाल के तौर पे एक ने कहा कि नहीं, मिसाल के तौर पे ये दोनों बहनें हैं, एक कहती है वर्जन में पहले रखूंगी, दूसरी कहती है मैं नेक्स्ट हेडर पहले रखूंगी, तो दोनों बहनें हैं लेकिन इनकी बात हम नहीं मान सकते। जो ऑर्डर है वही होगा। तो इसलिए हमारे सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है अबाउट द ऑर्डर। जी। तो हमने क्या, व्हेन ए मैसेज इज सेंट इट मस्ट यूज ए फॉर्मेट, स्पेसिफिक फॉर्मेट। इससे आगे पीछे होने की इजाजत नहीं है। फिर हमने कहा कि मैसेज फॉर्मेट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मैसेज। जैसे अभी मैंने कहा कि अगर ये आईपी वर्जन 4 हुआ तो फॉर्मेट कुछ डिफरेंट होगा, आईपी वर्जन 6 होगा तो डिफरेंट फॉर्मेट होगा। चलें जी, ये आपको बता देते हैं ताकि आपका ये बात, आपसे ये ना हो कि जी कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं क्या मतलब है इस बात का। इसका मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, जी ये मतलब है इसका। IPv6 का हेडर ये है, IPv4 का हेडर ये है। क्या दोनों एक ही तरह है? नो। जब अगर IPv4 आपने इस्तेमाल कर रही हैं तो इसका मतलब है कि फिर वर्जन के बाद इंटर हेडर लेंथ है और वो भी 4 बिट का है। और अगर IPv6 है तो वर्जन के बाद फॉर्मेट डिफरेंट है, ट्रैफिक क्लास है, जो कि यहां है ही नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि हर एक प्रोटोकॉल का अपना एक फॉर्मेट होता है। although कि ये दोनों फॉर्मेट बड़े रिलेटेड हैं, दोनों ही एड्रेस हैं, लेकिन फिर भी इनका फॉर्मेट सेम नहीं है। क्यों कंफ्यूज है? ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि मैसेज फॉर्मेट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मैसेज एंड द चैनल दैट इज यूज टू डिलीवर द मैसेज। बड़ी मजेदार बात की है उसने। कोई मुझे ये बात समझा के देगा? मुझे कभी आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि आयशा बड़ी ओबीडियंट है, जवाब नहीं देती। मैं कहता हूं कि आयशा कुछ जवाब दे। क्या मतलब वो इसका हो सकता है कि जो आखिरी बात मैंने लिखी है, आयशा को समझ भी आती है कि नहीं? आर यू हेयर आयशा? ये आखिरी बात से क्या मुराद है? इसकी कोई थोड़ी सी भी वो देंगी गेस? एंड द चैनल दैट इज यूज्ड टू डिलीवर द मैसेज। मीडियम, कुछ मीडियम ज्यादा बिट्स पर सेकंड सपोर्ट करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे वो कहता है कि एंड द चैनल दैट इज यूज टू डिलीवर दी मैसेज, मे बी आपका चैनल जो है वो ऑप्टिकल है तो उसके मुताबिक हमें उसको फॉर्मेट करना होगा। अगर वो इलेक्ट्रिकल है तो हमें उसके मुताबिक करना होगा। तो यानी कि हर चैनल के लिए एक ही तरह का फॉर्मेट नहीं चल सकता। क्लियर हो गया? तो ये वो कह रहा है कि मैसेज फॉर्मेट, और उसने एक ऐसी एग्जांपल दी, अच्छी एग्जांपल है। ये तो मैंने आपको टेक्निकल एग्जांपल दी। अगर आप खत लिखते हैं उसमें भी एक फॉर्मेट होता है कि मिसाल के तौर पे वो यहां पे क्या कह रहा है, सेंडर का एड्रेस यहां पे दे रहा है ताकि पता चले कि भेजा किसने है, और यहां पे रिसिपिएंट का एड्रेस दे रहा है। तो दोनों को अलग अलग रखने का मकसद ये है कि खत
अपनी जगह पे पहुंचे और पहुंचने वाले को पता चले कि भेजा किसने है। सेकंड पॉइंट मतलब ये है कि भेजेंगे चैनल पे डिपेंड कर रहा है मैसेज डिलीवर करने की। तो IPv4 और IPv6 मतलब डिफरेंट मैसेज डिफरेंटली हो सकते मतलब नहीं, दोनों के हो सकते। मैसेज दोनों एक एक ही मैसेज IPv4 भी ले जा सकता है। एक ही मैसेज, मिसाल के तौर पे आपकी एक ईमेल है, सेम ईमेल IPv4 भी ले जा सकता है और वही मैसेज IPv6 भी ले जा सकता है। लेकिन ये चैनल पे डिपेंड नहीं करता कि अगर मिसाल तो में चैनल जो है वो ऑप्टिकल है तो IPv6, और अगर अगर कॉपर है तो IPv4। नहीं, दोनों ही हर चैनल पे जाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन आगे जाके आपको बताऊंगा कि IPv4 को क्यों हमने समझा कि जब अराउंड 90s में ही हमने समझ लिया था, यानी कि आज से 35 साल पहले ही समझ लिया था कि ये बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे। वजह ये थी कि जब आप मिसाल के तौर पे आप एक घर बना रहे हैं, एक शहर आबाद कर रहे हैं, टाउन आबाद कर रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं। प्रिडिक्शन ये होती है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे 10,000 लोग रहेंगे। अगर वहां 500 भी नहीं आते तो वो भी आपके लिए धचका होता है। और अगर 10,000 के बजाय 1 लाख लोग आ जाए वहां पे कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, तो फिर भी आपके लिए मसला होगा। तो क्योंकि और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज मौजूद थी जब आईपी आया, तो जब पैकेट स्विच आया उससे पहले भी तो सर्किट स्विच मौजूद था, तो शायद उन्होंने ये ख्याल ही नहीं किया था कि इसकी तादाद बिलियंस में हो जाएगी। तो इस वजह से, क्योंकि IPv4 के एड्रेसेस ने 90s में हमें लग गया था कि जितनी तेजी से ये इस्तेमाल ना होना शुरू हो गए हैं, वेरी क्विकली दे विल एग्जॉस्ट, नो मोर विल बी अवेलेबल। तो फिर हम क्या करेंगे? लोगों को कहेंगे जी नहीं, फर्दर हम आईपी की सहूलत खत्म कर दी हमने। तो फिर तो हमने इन अदर वर्ड अपने लिए एक मुसीबत बना ली, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक चैलेंज तो जरूर था कि भाई यूजर बढ़ रहे हैं, लेकिन जितने बढ़ेंगे उतना ही हमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो इस्तेमाल करेंगे ज्यादा तो हम ज्यादा अर्न करेंगे। इसलिए हम ये दरवाजे बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए 128 के 32 बिट के बाद हमने इतना बड़ा एड्रेस कर दिया, इतना बड़ा एड्रेस कर दिया कि अगर अब हम हर पार्टिकल को, यूनिवर्स को भी आईपी देना चाहें तो दे सकते हैं। समझ आ गया? यानी यहां पे आईपी, आगे जाके बताऊंगा, IPv4 में आपके एड्रेसेस के तादाद बिलियन में है। कितने? बिलियन में, और अर्ली बिलियंस में। अगर सही बताऊं तो 4.3 बिलियन, 4.3 अरब एड्रेस, बिलियन नहीं, बिलियन, अरब। जबकि यहां पे 3.4 इंटू 10⁻38 एड्रेसेस पॉसिबल है। आपको शायद अंदाजा ना हो रहा हो, लेकिन 10⁻9 से 10⁻10 भी हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है? 10 गुना बढ़ गया है। अगर 10⁻11 हो गया तो इसका मतलब कि 100 गुना बढ़ गया है। तो आप अंदाजा करें कि 10⁻38 फिर बहुत बड़ी नंबर है। तो जब हमें फील हुआ कि चीजें बढ़ रही हैं और हमारे पास नियर फ्यूचर में कमी हो सकती है, तो हमने सोचा कि इतने एड्रेसेस बढ़ा दो कि अगली सदी में भी लोग इस्तेमाल करते रहे, तो हमें ये तकलीफ दोबारा ना हो। लेकिन इसका इसका चैनल, चाहे IPv4 के मैसेज भेजना चाहो या IPv6 का भेजना चाहो, दोनों एक ही चैनल को इस्तेमाल करने की सलाहियत, वो ऑप्टिकल सिग्नल पे भी चैनल पे भी जा सकते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे भी जा सकते हैं, चैनल पे भी जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया जी? ओके। तो हम बात कर रहे थे कि मैसेज फॉर्मेट डिपेंड अपॉन दी टाइप ऑफ मैसेज एंड द चैनल दैट इज यूज टू डिलीवर दी। तो आपने फॉर्मेटिंग, मिसाल के तौर पे अगर आपका मैसेज चैनल ऑप्टिकल है तो आप उसको फॉर्मेट भी करेंगे उसके मुताबिक, और अगर आपका चैनल जो है वो इलेक्ट्रिकल है तो आप उसके मुताबिक उसको फॉर्मेट करेंगे। अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन तीसरी चीज की तरफ, और वो है साइज। मैं अगेन पूछ रहा हूं दानियाल से कि हमारा टॉपिक क्या है। तो हमने कहा कि प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट। हमारा टॉपिक क्या है? प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट। तो हमने कहा पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि हम उस मैसेज को, इंफॉर्मेशन को इनकोड करें, पहली बात। फिर दूसरा हमने कहा कि हम फॉर्मेट का ख्याल रखें।
तीसरा हम कह रहे हैं कि हम मैसेज के साइज का भी ख्याल रखें। हर मैसेज का, याद रखें, हर मैसेज का में कुछ ना कुछ बिट्स होंगे। अब लेकिन हर प्रोटोकॉल ये आजादी आपको नहीं दे सका। हाँ, ये हो सकता है कि या तो आपको कहा जाए कि फिक्स साइज है, या आपको कहा जाए नहीं जी आपकी मर्जी, वेरिएबल साइज है। वेरिएबल साइज है, दो बातें हो गई ना, फिक्स साइज, वेरिएबल साइज। अब अगर वेरी फिक्स है, फिर तो हमारे लिए हार्डवेयर डिजाइन करना बड़ा ही आसान है। जो लोग यहाँ पे इंजीनियर हैं और स्पेशली कंप्यूटर साइंस से तल्लुक, कंप्यूटर सिस्टम से तल्लुक रखते हैं और कंप्यूटर साइंस से तल्लुक रखते हैं, उनको पता है कि हार्डवेयर डिजाइन करने के लिए अगर कहा जाए कि जी 8 बिट रजिस्टर है तो आप उसमें 9 बिट नहीं रख सकते। अगर 16 बिट प्रोसेसर है या 16 बिट 32 बिट प्रोसेसर है या 64 बिट, इसका मीनिंग है उसके मुताबिक आप फिर अपना सारा हार्डवेयर डिजाइन करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये बात तो फिक्स के लिए तो ठीक है। लेकिन हमें अपने पैकेट स्विच में एक मसला था कि यहाँ पे कभी बहुत ज्यादा बिट्स पैदा हो सकते हैं और कभी कम हो सकते हैं। तो अगर फिक्स कर लेते तो या तो फिक्स, छोटा फिक्स करते या बड़ा फिक्स करते। अगर छोटा फिक्स करते और ट्रैफिक ज्यादा होती तो फिर ये छोटे पीसेस बहुत ज्यादा बनते, ये भी हम नहीं चाहते। और अगर बड़ा फिक्स करते, नंबर बड़ा रखते, तो फिर हमजा कहता है कि हो सकता है कि ट्रैफिक पीछे से स्लो होती तो इसको भरने में बड़ा टाइम लगता, बहुत ज्यादा डिले होता। जैसे देखे ना, अगर एक ट्रेन है, अब उसका नंबर बड़ा है, उसमें 500 बंदा, 1000 बंदा बैठ सकता है। अब अगर उसको फिल करने की जरूरत हो तो शायद पूरे दिन हम खड़े रहें कि जी 1000 बंदा पूरा नहीं हो रहा तो हम कैसे निकलें। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हमने मोटर बाइक्स रखे होते और लोग बहुत ज्यादा आते तो दो दो बंदे बिठा के हमें भेजने पड़ते, क्योंकि तीसरा बंदा तो हम मोटर बाइक में नहीं बिठा सकते। तो इसका मतलब फिर हमें बहुत ज्यादा मोटर बाइक्स की जरूरत होती। तो दोनों चीजों हमारे लिए मसला था, तो हमने इसलिए वेरिएबल रख दिया। लेकिन वेरिएबल में भी आपको पता है अगेन, जो मैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस या उसके साथ ताल्लुक रखते हैं इंजीनियरिंग से, तो उनको पता है कि वेरिएबल में भी आपने हार्डवेयर से गुजारना है। हार्डवेयर जो है वो वेरिएबल नहीं मानता। यानी मिसाल के तौर पे आपकी हार्ड डिस्क है, वो आपने 1 टेरा की ली, तो क्या उसमें कोई 1.5 टेरा भी रख सकते हैं? क्या 1.1 टेरा भी रख सकते हैं? द आंसर इज नो। आपका ये रैम है, आपकी रैम मिसाल के तौर पे 2 GB की है, क्या आप उसमें 2.1 GB रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो हमने फिर भी, इसका मतलब है कि साइज वेरिएबल भी होगा तो किसी लिमिट्स के अंदर होगा, कुछ मिन होगा उसका और कुछ मैक्स होगा, इसके दरमियान में हम बात करना पसंद करेंगे। जी नहीं, फिक्स नहीं हुआ। जैसे मिसाल मैंने इसकी आपको, अगर मैं इथरनेट की एग्जांपल दूं, तो हम कहते हैं कि उसका मैसेज साइज 46 बाइट से लेकर 1518 बाइट्स तक, 1514 बाइट्स तक पॉसिबल है। तो अब इसको मैं फिक्स नहीं कह सकता। आप इसमें 50 बाइट भी डाल के भेज सकते हैं, आप इसमें 60 बाइट भी डाल के भेज सकते हैं, आप इसमें 1000 बाइट भी डाल के भेज सकते हैं। तो कम से कम इसको मैं फिक्स तो नहीं कह सकता। फिक्स तो ये है, लिमिट्स है। मैंने लिमिट तो नहीं कहा, मैंने तो साइज कहा है कि साइज आपका फिक्स का मतलब ये है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे एक टेक्नोलॉजी थी जिसका नाम था एटीएम। 90s में काफी बूम पे थी। ये वो एटीएम नहीं है जिससे आप पैसे निकालते हैं, दैट वाज ए ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी कह लें। अब इसमें लाजमी था कि आपके पास 48 बाइट्स होंगे डेटा के और 5 बाइट्स होंगे कंट्रोल के, यानी टोटल बाइट्स की तादाद कितनी होगी, इसको मैंने फिक्स कहा। अब इसका मतलब कि ना ये 52 लेगा ना 54 लेगा, 53 इज फिक्स। लेकिन यहां पे आप फिक्स नहीं है। यहां पे आपका दिल चाहे तो 50 बाइट डाल के भेज दें, दिल चाहे तो 60 करके भेज दें, 100 कर दें, 200 कर दें, 500 कर दें, 1000 कर दें, तो इट इज नॉट फिक्स। समझा गया? लेकिन लिमिट है। लिमिट इसलिए कि मैंने आपको भी बताया कि आपने लाजमी तौर पे सॉफ्टवेयर में सारा काम नहीं करना।
आपने हार्डवेयर में उसको पे लाजमी तौर पे जो आपके स्विचेस हैं, आपके राउटर्स हैं, आपकी ट्रांसमिशन सिस्टम है, वो अंडरस्टैंडेबल है कि डैट इज यूजिंग हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में तो आपको उसके मुताबिक उसके लिए बफर बनाने होते हैं, प्रोसेसर बनाना होता है, एंड एवरीथिंग। क्लियर हो गया? तो हमने यही कहा कि मैसेजेस सेंट अक्रॉस द नेटवर्क्स आर कन्वर्टेड इनटू बिट्स। पहली बात कहने का उसका मकसद यह है कि अगर आपका मैसेज इवन एनालॉग भी हो, जिसको कंटिन्यूस भी कहते हैं, जैसे आपकी वॉइस, लेकिन जब आपने उसको इंटरनेट पे भेजना होता है तो एतजाज एतजाज इसको हमें बिट्स में कन्वर्ट करना होता है, और इस अमल को कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। क्या कहते हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। जैसे आसान सी एग्जांपल, अभी इस वक्त यहां पे जो मेरी वॉइस है वो एनालॉग है, लेकिन मेरे इन स्टूडेंट्स तक की मेरी आवाज पहुंच रही है। सॉरी, यहाँ पे एक अदर मैसेज भी पड़ा है चैट में, पहले मैं इसको देख लूं। हाँ सर, सर इसमें क्रिप्टोग्राफी होती है। ओके, तो सवाल ये पूछा गया हसन की तरफ से कि क्या नेटवर्क्स में क्रिप्टोग्राफी होती है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल होती है जी। मिसाल के ही तौर पे अगर हम व्हाट्सएप आपके सामने खोल दें, तो इसके भी जो मैसेजेस हैं वो जब जाते हैं तो ये आपको बताता है कि जी मेरा जो ये सिस्टम है दैट इज टोटली एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। तो बिल्कुल इंक्रिप्शन होती है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो होगी, ना इम्प्लीमेंट करना चाहें तो नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम तो आप लोग जैसे लोग डिजाइन करते हैं। लेकिन आज के दौर में आप क्योंकि आप जिस तरफ इशारा करेंगे इसको कहते हैं सिक्योरिटी, तो आज के दौर में एवरीवन इज इंटरेस्टेड अबाउट दी सिक्योरिटी। इज इट क्लियर सर? ओके सर, थैंक यू। ओके, तो हम पहला काम क्या कर रहे हैं कि हम अपने मैसेज को बिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर अगला काम क्या है, इन्हीं बिट्स को अगर ऑप्टिकल चैनल है तो लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर इलेक्ट्रिकल है तो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगेन अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये किया गया कि इज इट मैंडेटरी नेसेसरी टू कन्वर्ट इनटू बिट्स? Does it show us that this signal is analog? So it's not mandatory हर signal analog. जी बिल्कुल, ये भी मैंडेटरी नहीं है कि हर सिग्नल एनालॉग हो। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि सिग्नल कैन बी एनालॉग और सिग्नल कैन बी डिजिटल। मिसाल के, लेकिन आपका सिस्टम ये नहीं कहना चाहिए उसको, क्योंकि जी ये सिग्नल जो है मेरी मर्जी का नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लेकर जाता। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने इंटरनेट की एग्जांपल ले लें, तो इसको हम वॉइस भी देते हैं ना जी, और काफी ज्यादा हम इस पे, मिसाल तो पे आप व्हाट्सएप पे कई दफा आजकल तो मोस्टली टेक्स्ट लिखने की बजाय आप उसको एक रिकॉर्ड करके ऑडियो भेज देते हैं, वॉइस मैसेज जिसको आप कहते हो। तो इसका मतलब कि वही एप्लीकेशन आपकी वॉइस मैसेज भी ले जा रही है, और अगर आप वहां पे कोई टेक्स्ट टाइप कर दें तो उसको भी ले जा रही है। चलो, टेक्स्ट को जब आप कहेंगे तो वो लाजमी तौर पे सेव ही करेगा इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0 बाय यूजिंग सम ऑफ द इनकोडिंग टेक्निक लाइक ASCII फॉर एग्जांपल, या एपडेक फॉर एग्जांपल। क्लियर? वॉइस के साथ क्या करेगा? वो भी ले जाएगा, मजबूरी है। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो पहले से ही डिजिटल है तो फिर तो ए टू डी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अब मसला यह है कि क्या वो दोनों ही को उसी तरह लेकर जाए। इसका मतलब यह हुआ कि फिर आपको अपना हार्डवेयर दुगना करना पड़ेगा। कुछ एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करेंगे और कुछ डिजिटल को प्रोसेस करेंगे, और स्पेशली डिजिटल जो एनालॉग होते हैं उनमें कई मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने देखा हो
आज से 10 साल 20 साल पहले अगर पुराना टीवी आपके घर में कहीं पड़ा हो तो उस माशाल्लाह उस टीवी बहुत बड़ा साइज और पीछे भी यूं निकला हुआ होता था। आप उसके मुकाबले में आपके घर में एलईडीज लगी हुई हैं जो कि स्लिम लाइक 1 इंच है। तो इसका मतलब है, और स्पेशली जब एनालॉग था तो इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी। अगर वो टीवी को अगर आप घंटा दो भी चलाते थे तो काफी ज्यादा गर्म हो जाता था क्योंकि उसमें वैक्यूम। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे, हियर इन द चैट आई हैव a chat, यस, ओके नाइस। तो हम बात ही कर रहे थे कि या तो हमें अपने डिवाइसेस के अंदर फिर दो तरह के, एनालॉग के लिए एनालॉग डिवाइसेस और डिजिटल के डिजिटल डिवाइसेस। इसका मतलब कि जो चीज आज मिसाल के तौर पे 50,000 रुपए की है फिर वो डेफिनेटली 1 लाख रुपए की होगी, साइज भी बड़ा होगा, पावर भी ज्यादा लेगी। ऐसे ही है ना, क्योंकि दोनों को ऑन रखना पड़ेगा। ये तो कोई अच्छा फैसला नहीं है। इससे बेहतर नहीं है कि हम उसको, और फिर हमें ज्यादा अबूर या ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किस पे है, डिजिटल पे। तो इससे बेहतर नहीं कि अगर वो डिजिटल है तो फिर तो उसको उसी तरह जाने दें, लेकिन अगर एनालॉग है तो उसको डिजिटल बना लें। और डिजिटल बनाने के बाद हम उसको उसी तरह दोनों को एक ही तरह प्रोसेस करें, एक ही सर्किटरी दोनों के लिए काम करेगी। तो बेहतर सोल्यूशन कौन सा है, डिजिटल की तरफ जाया जाए। ठीक है ना जी। तो हम बात ही कर रहे थे कि दूसरा एमएल हमने कहा कि जो बिट्स, सब पहला तो हमने क्या बिट्स है बनाए इनको, यानी कि इसको कहते हैं ए टू डी कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के बाद हम उनको इनकोड करें सिग्नल में, और वो सिग्नल लाइट सिग्नल भी हो सकता है, वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हो सकता है, और वो इवन सिग्नल साउंड सिग्नल भी हो सकता है। फिर क्या है, द डेस्टिनेशन होस्ट मस्ट डिकोड द सिग्नल्स टू इंटरप्रेट द मैसेज बैक, ऑब्वियस। ठीक। और याद रखें कि आपने अपने इस मैसेज को, जो चीज असल इसका वो है कि आपने इस मैसेज को एक खास साइज के साथ की लिमिट में रखना। क्लियर। देन इज दी देन इज दी मैसेज टाइमिंग। पहली चीज हमने क्या पढ़ी, इनकोडिंग, वेरी नाइस। पहला हमने पढ़ा इनकोडिंग, नंबर 2 फॉर्मेटिंग, नंबर 3 साइज, नंबर 4 टाइमिंग, मैसेज टाइमिंग। मैसेज टाइमिंग से हम दो मुराद लेंगे। पहली मुराद ये कि मिसाल के तौर पे, पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपके घर में पानी के लिए जितनी जगहों पे भी, चाहे किचन है, वॉशरूम्स हैं, वगैरह वगैरह, तो उनमें वाटर के लिए टैब्स लगी हुई, समथिंग लाइक दिस। इस टैब के जरिए आप पानी को ज्यादा भी कर सकते हैं और पानी को कम भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, आप फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल कर। इसी तरह नंबर टू एग्जाम्पल ये है कि आप अपने घर में चूल्हे को भी, गैस है ना, तो आप उसको अगर कोई चीज जल्दी पकानी होती है तो तेज कर देते हैं, और अगर किसी चीज को आप चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहे तो आप चूल्हे को स्लो कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ गैस। इसी तरह अगर मैं इस पंखे की एग्जांपल दूं तो इस वक्त ये चल रहा है, लेकिन ये कंट्रोल मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूं तो इसको तेज कर दिया, इसका मतलब डेफिनेटली ये खुद ऐसे तेज नहीं हुआ, ये ज्यादा करंट को आप खींच रहा है। मैं इसको चाहूं तो मैं इसको स्लो कर दूं, और मैं इसको चाहूं तो और स्लो कर दूं। आपको फील हो रहा होगा। तो व्हाट आई एम कंट्रोलिंग, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दिस फैन। इसी तरह हम, और इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है द बिट्स पर सेकेंड, कि मैं बिट्स पर सेकेंड को कंट्रोल कर सकता हूं। भाई मत भेजो बिट्स पर सेकेंड, भेजो, तेज भेजो। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। तो हमारे, अब ये इस फ्लो का ताल्लुक किसके साथ है, टाइम के साथ।
अगर आप कहते हैं तेज भेजो तो इसका मतलब आप उसे कह रहे हो कि कम वक्त में ज्यादा भेजो। और आप उसे कहते हैं स्लो भेजो तो इसका मतलब आप कहना चाहते हो उसको कि वही बिट्स आप लंबे टाइम में भेजो। तो इसलिए इस अमल को हम क्या कहते हैं, फ्लो कंट्रोल। कहता है मैनेजेस दी रेट, रेट का क्या मतलब होता है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यानी पर सेकेंड, पर मिनट, वट एवर यू वांट टू से, दैट इज कॉल्ड रेट। तो हमने कहा मैनेजेस द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन and defines how much information can be sent and the speed at which it can be delivered. स्पीड का मतलब अगेन आपने पढ़ा हुआ है एफएससी मैट्रिक में भी कि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका मतलब है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम जब लग गया तो इसका मतलब है क्या हो गया, रेट। सो यहां पे हमें बताया जाए कि मैनेज, नंबर वन कि जी यू मैनेज दी फ्लो, the rate of flow. The simple answer will be flow control is the rate of flow, rate of flow. क्लियर हो गया वकार? सर इसका नेटवर्किंग एग्जांपल दे दे रहे जिस तरह हमने गेस कर किया है ना, नेटवर्किंग। बिल्कुल अभी देते हैं जी, अभी देते हैं। पहले ये क्लियर कर दूं कि जिस तरह मैंने यहां पे कहा कि अगर मैं आपको कहूं कि आहिस्ता आहिस्ता चल के और नीचे सीढ़ियों से नीचे उतर जाओ, तो इसका मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि आहिस्ता से मुराद कि टेक मोर टाइम। लेकिन अगर मैं आपके दोस्त को, साथ ही आफाक को कहूं कि तुम भाग के जाओ यही काम, तो वो कम वक्त में वही वही हासिल कर लेगा, डिस्टेंस कवर कर लेगा। इसका मतलब है कि उसका रेट जो है वो ज्यादा था और आपका रेट कम है। तो रेट का मतलब होता है कि कितने नंबर पर, मिसाल के तौर पे आप एक मिनट में 10 कदम उठा रही हैं और वो एक मिनट में 100 कदम उठा रहा है, इसका मतलब है कि उसका रेट आपसे 10 गुना ज्यादा है। क्लियर हो गया अब? अच्छा, अब आपका दूसरा सवाल जो कि इधर से आया, मशल कहती है कि आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी एक्सप्लेन कर दिया, वाटर के साथ भी एक्सप्लेन कर दिया, इवन गैस के साथ भी एक्सप्लेन कर दिया, तो थोड़ा इधर भी जरा एक्सप्लेन कर दें, नेटवर्क्स में भी नजर आए। अच्छा, इसमें आपको इसकी एक्सप्लेनेशन ये दूंगा कि मिसाल के तौर पे आपका, ये आपका सोर्स है, चले ये मशल हिजाब है, तो ये हिजाब इज द सोर्स। दूसरी तरफ डेस्टिनेशन है जो कि मशल ईमान है, तो ये ईमान है। अब यहां से यहां पे डेटा आ रहा है। अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि ईमान इज टू मच बिजी, ईमान कंप्यूटर इज टू मच बिजी, मिसाल के तौर पे उसने 50 एप्लीकेशनें खोली हुई हैं उस वक्त, तो द प्रोसेसर इज रनिंग 50 डिफरेंट एप्लीकेशंस और इवन मोर। क्लियर? अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपका यहां पे हमजा को भी ले लेता हूं, इसका यानी कि ये बिजी मशीन है और ये फ्री मशीन है। तो अब ये अगर आप इन दोनों से कम्युनिकेशन हो रही है लाइक हेयर, तो ये आपको जवाब में हमेशा कहेगी थोड़ा सुकून से आओ, कम बिट भेजो क्योंकि मेरे मैं और एप्लीकेशन को भी रन कर रही हूं। एग्री? जबकि ये आपको कहेगा ज्यादा भेजो मैं फ्री हूं। तो व्हाट दीज बोथ आर डूइंग विद यू, तो इसका मतलब है कि ज्यादा और कम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये दोनों आपके साथ कर क्या रहे हैं, फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं आपके। एक कहती है कि जरा आहिस्ता भेजो, कम नंबर ऑफ बिट्स पर यूनिट टाइम भेजो। मिसाल के तौर पे ये आपको कहती है कि मुझे आप ज्यादा से ज्यादा 1 मेगाबिट पर सेकंड तक भेजो, और ये कह रहा है कि मुझे 100 मेगाबिट पर सेकंड पे भेजो क्योंकि मैं फ्री हूं। तो ये हाँ बोलो। जैसे बोला मैं एक वाईफाई के साथ कनेक्ट है और उसी वाईफाई के साथ ज्यादा लोग कनेक्टेड है, तो हमें मैसेज जो आता है तो मतलब उसमें टाइम लेता है। लेकिन अगर हम ऐसे वाईफाई के साथ कनेक्ट हो
जिसके साथ मतलब वो तेज काम करता है, वो मैसेज जल्दी आ जाता है। मतलब ये एग्जाम्पल हम इसकी ले सकते हैं। नहीं, आपका क्वेश्चन ये है कि इस वक्त क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ये कह सकती हूं कि आपका वाईफाई है, अगर वाईफाई के साथ ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं, वाईफाई से मुराद आपका एक्सेस रूटर है, और आप कहना ये चाह रही है कि एक्सेस रूटर जो है वो कनेक्टेड है लाजमी तौर पे लेट करें 2 यूजर्स के साथ, तो मुझे बड़ी अच्छी स्पीड मिल रही होती है। लेकिन अगर यहाँ 2 के बजाय 25 यूजर हो जाएं तो मुझे बड़ी कम स्पीड कम हो जाती है। तो क्या मैं इसको भी इसी फ्लो कंट्रोल के जुमरे में डाल सकती हूँ? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे आप फ्लो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली जो स्पीड है या कैपेसिटी है वो डिवाइड हो रही है, तो इट इज नॉट द फ्लो कंट्रोल। यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये हो रहा है कि आप इस ए आर लेट करो कि ये अफ्तारी के वक्त बांट रहा है और इसके पास सारी 100 रोटियां हैं, तो अगर 2 लोग होंगे तो दोनों को 50-50 दे देगा। लेकिन अगर 25 लोग आ जाएंगे तो हर एक को 40 4-4 देगा, और अगर 50 लोग आ जाएंगे तो हर एक को 2-2 देगा, और अगर 200 लोग आ जाएंगे तो हर एक को आधी आधी देगा। तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल नहीं कर रहा, यहाँ पे वो इस रिसोर्स को मैनेज कर रहा है। हाँ, अगर ये होता कि ये राउटर इसको ये कहता कि जनाब आप कम स्पीड से मुझे भेजो या ज्यादा स्पीड से भेजो, तो यहां पे जो रिसोर्स है वो डिपेंडेंट होता है कि जी रिसोर्स अगर ज्यादा लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे हर एक को कम मिलेगा। कुछ बात समझ आ रही है? तो यही चीज जब मैं आपको आगे ले जाके टीसीपी पढ़ाऊंगा, टीसीपी एक प्रोटोकॉल है जो कि फ्लो कंट्रोल करवाता है, तो पहले से वो दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन आपस में हैंडशेक करते वक्त यानी कनेक्शन बनाते वक्त ये डिसाइड कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे विंडो का साइज जो है वो 10,000 बाइट होगा। तो जब आप उसको 10,000 बाइट भेज दें तो वो आपको एक्नॉलेज नहीं करता, ये डिले से एक्नॉलेज करता है। तो आप तो 10,000 से ज्यादा भेज ही नहीं सकते क्योंकि आपकी उसके साथ एग्रीमेंट हो चुका है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर वो 10,000 की बजाय 1 लाख की विंडो कर दे तो फिर आप 1 लाख तक उसको भेज सकते हैं और डोंट नीड द एक्नॉलेजमेंट, तो आप तेज हो जाएंगे। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। अब भी नहीं क्लियर? शेयर क्लियर? ओके, तो ये तो हो गया जी पहली चीज। अगेन दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटोकॉल कि वो कितने बिट्स पर यूनिट टाइम बर्दाश्त कर सकता है। नंबर 2, रिस्पॉन्स टाइम आउट। इसकी आसान सी एग्जांपल, कई दफा आपने देखा है कि मैं पिंग करता हूं तो पहला पैकेट जो है वो नहीं, जैसे इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया टेक्निकल, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सोर्स ने जब अपना एक पैकेट भेजा, पिंग पैकेट, तो वो 2 सेकंड तक वेट करता है कि 2 सेकंड में मुझे जवाब आ जाना चाहिए। अगर 2 सेकंड में जवाब नहीं आता तो वो कहता है कि जनाब, इससे मतलब है कि शायद शायद कंफर्म नहीं, शायद मेरी डेस्टिनेशन मौजूद ही नहीं है, कोई जवाब नहीं आया, 2 सेकंड गुजर गए हैं। अगर 2 सेकंड से पहले आ जाता है, मिसाल के तौर पे 10 मिली सेकंड के बाद आ जाता है, 20 मिली सेकंड के बाद आ जाता है, तो मैं शो कर देता हूं जी मुझे जवाब आ गया, डेस्टिनेशन इज देयर। तो इसको इसको इस टाइम को कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइम आउट। अगेन दिस इज रिलेटेड विद द टाइमिंग। अगर चीजें तेज होंगी तो रिस्पॉन्स टाइम आउट जो भी मैंने कैलकुलेट किया उसमें मुझे जवाब मिल जाएगा, और अगर जो है सिस्टम स्लो है तो मुझे उस टाइम आउट में ही रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो मेरी वेट लॉन्ग टाइम वेट मुझे करना पड़ेगा। अगर मुझे मिसाल के तौर पे मैं यहां से एक पैकेट भेजता हूं और मुझे इधर से उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है टू शो दैट योर पैकेट हैज बीन रिसीव्ड, योर मैसेज हैज बीन रिसीव्ड, ठीक है? तो इसके लिए द सेकंड थिंग इज मैनेज हाउ लॉन्ग अ डिवाइस वेट्स व्हेन इट डज नॉट हियर ए रिप्लाई फ्रॉम द डेस्टिनेशन। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
कोई सवाल? कोई सवाल? सर इसका कैसे होता है? अहमद पूछ रहा है सर इसका क्रिप्टोग्राफी कैसे होता है? किस केस में आप पूछ रहे हैं क्रिप्टोग्राफी जेंटलमैन? टाइमिंग का क्रिप्टोग्राफी के साथ कोई तलक नहीं है। डू यू वांट टू से समथिंग आयशा? क्रिप्टोग्राफी का मतलब टाइमिंग के साथ नहीं है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब जो है वो है सिक्योरिटी से। अच्छा, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है तो इट्स गुड, लेकिन अगर हो तो क्या करें, खामोश ना रहा करें। अहमद का क्वेश्चन ये है कि सर इसका क्रिप्टोग्राफी कैसे होता है नेटवर्क रिलेटेड। अच्छा, ये सवाल उन्होंने डिफरेंट किया तो जवाब उसका पहले हम दे देते हैं और वापस अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सवाल उन्होंने कहा है कि क्रिप्टोग्राफी कैसे होती है। क्रिप्टोग्राफी इस तरह होती है जेंटलमैन कि मिसाल के तौर पे अगर आसान से आसान एग्जांपल दूं कि क्रिप्टोग्राफी कैसे होती है। मिसाल के तौर पे मैं इस्तेमाल करता हूं एक क्रिप्टोग्राफी का सबसे आसान मेथड जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल। मिसाल के तौर पे मैं एक चैनल के ऊपर भेजना चाहता हूं अपना नाम एहसान। तो मैं क्या करता हूं, जो भी वर्ड है उसको मैं लेट करो 3 से आगे ले जाता हूं। तो आई को 3 आगे ले जाओ तो JKL, तो मैं आई को L बना देता हूं। H है HIJK, तो इसको K बना दे, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। LKS है तो STUV। इस तरह A है तो BCD, N है तो OPQ। तो मैंने इस एहसान वर्ड को एक और टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर कोई कहे कि मिसाल के तौर पे एहसान आ रहा है तो बात समझ आएगी कि कौन आ रहा है। लेकिन अगर आए कि LKVDQ आ रहा है, नॉट अंडरस्टैंडेबल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। ये सबसे आसान एग्जांपल थी जो कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल, कि आपने उस वर्ड को जो भी वर्ड था उसको 3 से ऐड कर दिया और उसको ट्रांसमिट कर दिया। चांसेस ये है कि अगर किसी को ये की नहीं पता, इसको की कहते हैं, तो वो कभी भी नहीं हासिल कर सकता ये। और हम एज्यूम करते हैं ये की सिर्फ डेस्टिनेशन को पता है। की किसको पता है? डेस्टिनेशन को। तो वो क्या करेगा, जो भी वर्ड आएगा उसको -3 करेगा। तो L विल बी I, K विल बिकम H, V विल बिकम S, D will become A, and Q will become N. So he gets the response, the original message back. That phenomena is called encryption. अभी नहीं क्लियर? तो बहुत ही आसान टर्म्स में अहमद जवाब ये है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई वो है, इसका लगता है कि अहमद जो है वो सिक्योरिटी के साथ इंटरेस्ट रखता है, तो यस, सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। तो आप देखें ना, अब एहसान की जगह आपने LKVDQ लिख दिया है, तो अब इसका मतलब ये आपका मैसेज कॉन्फिडेंशियल हो गया है। सिर्फ जो जिसके लिए है उसको पता था कि एहसान है, और जिसके लिए नहीं है उसके लिए तो LKVDQ है। क्लियर? इज क्लियर अहमद? तो ये दो चीजें भी प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती हैं कि वो मिसाल के तौर पे, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, ओके, कि मिसाल के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दो एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको पता चले कि टाइमिंग का प्रोटोकॉल के साथ जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट कैसी है।
पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं एतजाज, कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं ईथरनेट। कभी ईथरनेट इस्तेमाल किए? कब किए? लास्ट क्लास में आज जब हम केबल्स बना रहे थे तो आप नहीं थे? अच्छा, तो हम अभी दोबारा एक छोटा सा उसका डेमो करेंगे, और तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। तो आप जो नेटवर्क अभी यहाँ पे बनाएंगे उसका नाम होगा इथरनेट नेटवर्क। अब मिसाल के तौर पे अगर आप उसकी इस स्विच की बैक पे जब भी काम कराया जा रहा हो तो देखिएगा, इसमें दो पोर्ट्स हैं, दो किस्म की पोर्ट्स हैं। एक पोर्ट जो है वो 100 मेगाबिट पर सेकेंड स्पीड रखती हैं, यानी 100 मेगाबिट पर सेकेंड पे ट्रांसमिट भी कर सकती हैं और 100 मेगाबिट पर सेकेंड पे रिसीव भी कर सकती है। इसका मतलब है 100 मेगा का मतलब है 100 मिलियन बिट्स एक सेकंड में। तो ये क्या है, उसकी स्पीड को मैं बता रहा हूं। इसी तरह उसमें दो पोर्ट्स ऐसी हैं स्विच में जो कि 1 गीगाबिट पर सेकेंड है, यानी उसे 10 गुना ज्यादा तेज है, यानी कि वो 1000 मिलियन बिट्स एक सेकंड में भेज भी सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो इन अदर वर्ड ये फ्लो कंट्रोल है, कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे आपका 100 मेगाबिट पर सेकेंड का स्विच है, लेकिन नूरलाक अपना सामान लेकर आ गया कि जी मैं एतजाज को ये कॉन्सेप्ट सिखा दूं, तो आपने नूरलाक से पूछना है कि इसमें मेगाबिट पर सेकेंड कौन सी पोर्ट्स हैं और गीगाबिट की कौन सी पोर्ट्स हैं। समझ आ गए? तो हम बात कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये किस्म की, ये भी आप उसकी स्पीड को बता रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं जाना। अब क्या आप 1 गीग के ऊपर आप 10 गीग भेज सकते हैं? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो दैट इज लाइक स्पीड, दैट इज लाइक ए कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। ठीक, द नेक्स्ट वन इज दी, मैंने कहा दी रिस्पॉन्स टाइम आउट। रिस्पॉन्स टाइम आउट से मैंने आपको मतलब बताया कि आप कितना, अगेन दैट इज रिलेटिव विद स्पीड। अगर स्पीड तेज है तो रिस्पॉन्स जल्दी आएगा, और अगर स्पीड स्लो है तो रिस्पॉन्स देर से आएगा। तो दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स टाइम आउट। फिर हमें कहता है कि जनाब एक्सेस मेथड्स, एक्सेस मेथड्स determine when someone can send a message. There are, क्योंकि एक्सेस मेथड किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे पास मीडियम दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं मीडियम एक्सेस शेयर्ड मीडियम। कौन सा मीडियम? शेयर्ड मीडियम। और दूसरा होता है डेडिकेटेड मीडियम। तो एतजाज हमें कोई एग्जांपल देगा शेयर्ड मीडियम की जो कभी इस्तेमाल किया हो? शेयर्ड मीडियम का मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। वो मीडियम जो मल्टीपल लोग एक वक्त में इस्तेमाल करने की कोशिश करें, हम कहते हैं ये शेयर्ड है। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये एयर है, ये भी मीडियम है। तो इस वक्त ठीक है ज्यादा मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अभी कुछ देर पहले मशल ने क्वेश्चन किया, इसके मतलब इसने भी वही मीडियम इस्तेमाल किया, वही एयर इस्तेमाल की। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों इस मीडियम को शेयर कर रहे हैं। समझ आ गई? तो आपको मिसाल देना चाहेंगे जो शेयर मीडियम की हो? वाईफाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने, शाबाश। कि एक्सेस रूटर तक आप सब के सब जो है, अब आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि आप लोग इन नेटवर्क्स के साथ सब कनेक्टेड हो। इसका मतलब सब इस ईयर के जरिए अपना मैसेज भेज रहे होते हैं, शेयर मीडियम। और डेडिकेटेड का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आप लोग इस स्विच के साथ इथरनेट के साथ कनेक्ट होंगे, तो जो आपके लैपटॉप में तार लगेगी वो किसी और में नहीं, किसी और को डेटा नहीं ली जाएगी, सिर्फ आपका डेटा ली जाएगी। तो याद रखें कि अगर डेडिकेटेड है तो फिर तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे कोई रूम आपने रेंट कर लिया और वो रूम सिर्फ अब आपका है, आप इस्तेमाल कर, डेडिकेटेड है।
लेकिन मिसाल के तौर पे हॉस्टल में आपका जो कमरा होता है, वहां तो जब आप जूनियर होते हैं तो बाजू का तो उसमें 4 4 5 5 बंदे भी रखे जाते हैं, तो 4 5 बंदे उस एक कमरे को शेयर करते हैं। समझ आ गया ना? तो इसका मतलब वो शेयर्ड मीडियम है। क्लियर हो गया? तो यहां पे हम बात करते हैं कि अगर ये मीडियम शेयर्ड हो तो फिर किस चीज का खतरा होता है, इशू होता है कोलिजन का। यानी कि अगर आपने भी भेजा और आपके साथी ने भी उसमें मीडियम पे उसी वक्त भेज दिया, तो दोनों का मैसेज एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड कोलिजन। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड कोलिजन। जैसे इसकी अच्छी सी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि अगर हम एक बस के जरिए मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में हमने इकट्ठा जोड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे ये डिवाइस नंबर 1 है, ये डिवाइस नंबर 2 है, ये डिवाइस नंबर 3 है, ये डिवाइस नंबर 4 है, और इसके अलावा भी कुछ और डिवाइसेस भी रख लेते हैं, 4 है, 5 है, 6 है, वगैरह 7 है। अब मिसाल के तौर पे डिवाइस नंबर 1 wants टू टॉक टू डिवाइस नंबर 4 या 5, तो लाजमी तौर पे अगर सिर्फ 1 5 की तरफ भेजे तो ये सिग्नल यहां से आएगा, इस मीडियम के जरिए यहां से जाते हुए इसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आफाक ये हो जाए कि ये भी उसी वक्त ये डिवाइस भी, जो कि डिवाइस नंबर 4 है, ये डिवाइस नंबर 2 से कम्युनिकेट करना चाहे, तो क्या होगा, 4 जो है ये भी अपना सिग्नल इधर भेजेगा। तो अब ये दोनों सिग्नल आमने सामने आ गए, यानी कोलाइड कर जाएंगे। तो आपके अगेन किस वजह से इन्होंने कोलाइड किया, किस वजह से इन्होंने कोलाइड किया, मशल टाइमिंग की वजह से इन्होंने किया। शेयर की वजह से तो किया, डेफिनेटली किया, लेकिन दूसरी बात ये क्या है, टाइमिंग। टाइमिंग क्या है कि दोनों ने एक ही वक्त में, अगर ये करते कि एक भेज देता और जब उसका खत्म होता फिर दूसरा भेज देता तो फिर कोलिजन का हमें मसला ना होता। लेकिन दोनों ने एक ही वक्त में, पहले वाले ने भी 1 ने 5 को देना शुरू कर दिया और 4 ने 2 के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की। तो दैट इज कॉल्ड कोलिजन, एंड दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द मैसेज टाइमिंग। सर अगर दोनों का साइज डिफरेंट हो फिर भी कोलिजन होगा? बिल्कुल होगा, चाहे एक का साइज, मिसाल के तौर पे एक शख्स आल्टो पे जा रहा है, तो क्या वो 22 व्हीलर से बचा हुआ है? नहीं। क्लियर हो गया? तो यहां पे यही कहा जा रहा है कि देयर मे बी वेरियस रूल्स गवर्निंग द इशू ऑफ कोलिजन। दिस इज व्हेन मोर देन वन डिवाइस सेंड ट्रैफिक एट द सेम टाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर सेम टाइम नहीं है तो फिर कोलिजन का खतरा नहीं है। जैसे अगर आप एक रूम रेंट कर लें और एक एक साथी कहे कि मैं दिन को इसको इस्तेमाल करूंगा, मेरी रात को जॉब होती है, और दूसरा कहे मेरी रात को मैं इसको इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मेरी जॉब दिन को होती है, तो अब इसमें कोलिजन का कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर दोनों ही सेम टाइम पे कहें कि जी हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो कोलिजन होगी, एंड द मैसेज गेट, कोलिजन के बाद इट इज करप्टेड। एहतजाज कहते हैं कैसे करप्ट हो जाएगा? भाई अभी हमने इनकोडिंग में पढ़ा कि +5 और -5 होना चाहिए मिसाल के तौर पे। तो जब दो सिग्नल आपस में मिल जाएंगे तो हो सकता है वो +10 -10 बन जाए। तो अब इसका मतलब कि वो ओरिजिनल सिग्नल रहा ही नहीं, तो इसलिए ऐसे सिग्नल को हम क्या कहते हैं, करप्टेड सिग्नल है। क्लियर? तो ये कहता है कि सम प्रोटोकॉल्स, दो किस्म के आइटम, एक को कहते हैं रिएक्टिव और एक को कहते हैं प्रोएक्टिव। ये दो अप्रोचेस हैं, एक है रिएक्टिव आशिर और दूसरा प्रोएक्टिव। ठीक है? तो इन दोनों में मुझे डिफरेंस बता देगा अहमद या आयशा? दोनों ए से स्टार्टेड है। रिएक्टिव का मतलब ये होता है, जी आप बोलना चाह रही हैं? रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि जब आप पे मसला आए उस वक्त आप उसको टैकल करें। जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर पे चोर अंदर आ गए,
और आपने अपनी गन उठा के उनके ऊपर भाग पड़े, तो ये रिएक्टिव अप्रोच है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आपने पहले से ही अपने घर की कि ऐसे वो किए हुए हैं, मिसाल के तौर पे आपने पूरे घर के आसपास अपनी बिजली घुमाई हुई है, तो अगर कोई आज दीवार पे हाथ भी डालने की कोशिश करेगा तो वापस वहीं पे गिर जाएगा। तो आपने प्रोएक्टिव तरीका अपनाया हुआ है कि अगर कोई करेगा तो मैं पहले से ही उसका रोकथाम मैंने की हुई है। तो इसको कहते हैं रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। तो क्या कहता है, सम प्रोटोकॉल्स, अगेन क्योंकि हम प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे हैं, सम प्रोटोकॉल्स आर प्रोएक्टिव एंड अटेम्प्ट टू प्रिवेंट कोलिजन। और इसकी अच्छी एक एग्जांपल अगेन आपके वाईफाई में है, जिसको कहा जाता है CSMA CSMACA। नाम सुना है? कैरियर सेंस, CS फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस। आप कोलिजन को अवॉइड करते हो, इसका मतलब है कि प्रोएक्टिव हो गया। जैसे अभी आपने चोरी को प्रोएक्टिवली रोका, अवॉइड किया कि चोर अंदर आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? मैंने तो पूरे घर के आसपास बिजली फैलाई हुई है। तो दिस इज प्रोएक्टिव। दूसरा होता है रिएक्टिव। उसकी भी एक एग्जांपल CSMACD। CS कैरियर सेंस, MA मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन, कि चोर आ जाए, चोरी शुरू कर दे, फिर मैं उसको उसको मैं रिएक्ट करूंगा। तो दिस इज रिएक्टिव अप्रोच। वाई कंफ्यूज? समझ आ रही? दोनों में फर्क समझ आ रहा है कि यहां पे आपने जी एट अ टाइम बोथ आर एक्टिव और नॉट। नहीं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में फर्क ये होता है कि रिएक्टिव में जब काम हो गया, बुरा काम या अच्छा काम हो गया, तो तब आपने उसको उस पर एक्शन लेना शुरू किया। और प्रोएक्टिव में ये होता है कि आपने, जैसे मैं देखा ना, मैंने यहां पे अवॉइड किया है कि हो ही नहीं सकता। जैसे मतलब मैंने प्रोएक्टिवली ये कर दिया कि कोलिजन नहीं होगी, और यहां पे मैंने कहा हो गया तो फिर देखेंगे। पाकिस्तानी अप्रोच, हो गया तो फिर देखेंगे। तो दिस इज द रिएक्टिव अप्रोच। गॉट इट? तो यहां पर भी वो कह रहा है कि सम प्रोटोकॉल्स आर प्रोएक्टिव, सम आर रिएक्टिव and attempts to prevent collision. Other protocols are reactive and establish a recovery method after the collision. आपका यानी जिसमें चोर आ गया तो फिर मैं उठ के मैंने कहा बंदूक उठाओ जी, ताकि हम उस पर रिएक्ट कर सकें। लेकिन पहले में हमने क्या किया? अगेन किस चीज पर डिपेंड करता है? टाइमिंग। एक में हमने होने से पहले अमल किया, एक में हमने होने के बाद अमल किया। तो टाइमिंग, तो मैसेज टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैसेज टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लो कंट्रोल, फॉर द रिस्पॉन्स टाइम आउट, एंड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सेस। किसको एक्सेस कर रहे हैं? मीडियम को। तो अगर मीडियम हमारा शेयर्ड है तो कोलिजन हो सकती है। अगर कोलिजन को अवॉइड करते हो, जैसे मैंने अभी बताया वाईफाई में हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज प्रोएक्टिव अप्रोच। और अगर हम पुराना इथरनेट लें, या जो मैंने ये आपके सामने एग्जांपल रखी है, भी इथरनेट की, क्लासिकल इथरनेट की एग्जांपल है। आजकल के इथरनेट नहीं, आजकल के इथरनेट अभी आप वहां पे जाके सवाल कीजिएगा, वो रिएक्टिव, वो जो है यहाँ पे शेयर नहीं रहा। हर तार, हर बंदे की अपनी अपनी तार है, इसलिए आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, डेडिकेटेड है। क्लियर हो गया? ओके। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ चीज, डिलीवरी ऑप्शन।
वकार पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था रिक्वायरमेंट में? इनकोडिंग, वेरी गुड। पहला हमने पढ़ा इनकोडिंग, मशल दूसरा फॉर्मेटिंग, हमजा तीसरा साइज, मशल चौथा टाइमिंग, पांचवा हम पढ़ रहे हैं डिलीवरी ऑप्शंस, कि भेजने के हमारे पास कितने तरीके हैं। तो डिलीवरी करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक को कहते हैं 1 to 1, यानी मिसाल के तौर पे मैं यहां पे एक ईमेल करता हूं, तो मैंने उसके अंदर उसका डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखा हुआ है कि जी ये मिसाल के तौर पे danial@gmail.com के लिए है। तो इसका मतलब कि दिस इज 1 to 1। तो इस किस्म की डिलीवरी को हम कहते हैं यूनिकास्ट। क्या कहते हैं? यूनिकास्ट। जैसे अगर हम इस एग्जांपल को अगर आप जरा गौर से देखें, इस एग्जांपल को अगर आप गौर से देखें, तो इस सेंडर ने, सोर्स ने एक पैकेट भेजा और वो पैकेट सिर्फ एक की तरफ गया। इसका मतलब है कि दिस बिकम एन एग्जांपल ऑफ यूनिकास्ट। उसके बाद थर्ड वाले को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सोर्स ने फिर भेजा लेकिन सबके पास पहुंच गया, ऑल। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट, वेरी नाइस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट। अगर आप यहां देखें तो सोर्स ने फिर भेजा वही पैकेट, लेकिन अब सबको नहीं मिला, मल्टीपल को मिला, जिसको हम कह सकते हैं ग्रुप को मिला, बट नॉट ऑल। इसको कहते हैं मल्टीकास्ट। तो कितनी किस्म की, How is that multicast possible? हाउ इज मल्टीकास्ट पॉसिबल? तो अगर राउटर भेज रहे तो ऑब्वियसली वो सब कोई है। जी, तो मल्टीकास्ट का मतलब ये होता है कि इसकी एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने मैच न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है और जितने पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन शायद 1 लाख बंदा देख रहा है, बाकी तो नहीं देख रहे। तो क्या है, अगर आप YouTube पे, इसका मतलब कि इन 1 लाख बंदे ने YouTube का एक लिंक था जिसको क्लिक किया तो इनको वो मैच दिखाई देना शुरू हो गया। बाकी इन्होंने नहीं क्लिक किया, उनको नहीं मिल रहा। तो ये क्या हो गया, सबको मिला है? नहीं। अगर सबको मिलता तो मैं कहता ये ब्रॉडकास्ट है। क्या सिर्फ सिर्फ हमजा को मिल रहा है? नहीं। अगर सिर्फ हमजा के लिए होता तो मैं कहता यूनिकास्ट है। That means the broadcast में जितने भी device connect होंगे वो anytime available होंगे। जो ब्रॉडकास्ट है, तो अगर डिवाइस है, यहां तो डिवाइस लगे हुए हैं, बाकी देखे ना, मिसाल के तौर पे इसके एक और एग्जांपल भी देता हूं। ये कुछ ग्रीन और कुछ मैंने ब्लू बना दिए, ऑन तो सारे हैं लेकिन सबको जी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन जो हॉस्टल की वाईफाई होती है वो सबके साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। नहीं, वो तो कनेक्ट करने से रोका गया है ना उनका। आप ये कहना चाहती हैं कि, आप ये कहना चाहती हैं कि उनका मैक नहीं डाला गया हुआ इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो सकते। तो वो तो उनको बाय फोर्स मना किया गया हुआ है, यहां पे मना नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं ताकि अभी क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर, और ये IPv6 में ये एग्जांपल चलती है, मिसाल के तौर पे ये मेरा नेटवर्क है, यहां पे मेरा एक नेटवर्क है, यहां पे यहां पे 20 राउटर्स हैं, 200 स्विचेस हैं, और एज्यूम करो कि 2000 एंड डिवाइसेस हैं। टोटल डिवाइसेस कितने हो गए? 2220। 2220। अब अगर मैं डिवाइस नंबर 1 से, एंड डिवाइस नंबर 1 से ED1 कह लेता हूं, ED2 से बात करता हूं, तो ये 1 to 1 है। इस पे आपको कोई मसला नहीं है, आप कहते हैं जी ये यूनिकास्ट है, वेरी नाइस। अब अगर यहां से ये ED2, लेट कर ये ED2, इस सारे अपने अलावा सारे
यानी कि 2219 वालों को कोई मैसेज भेजता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए ब्रॉडकास्ट। इसमें से भी आपको कोई मसला नहीं है। ओके जी, तो तवज्जो दें। अब मिसाल के तौर पे कोई मेरा ED2 है, ये ED3 है, चलें एंड डिवाइस नंबर 3, वो सिर्फ तमाम राउटर्स को मैसेज भेज रहा है। तो सबको भेज रहा है? नहीं। किसी एक को भेज रहा है? नहीं। किसको भेज रहा है? ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को भेज रहा है जिसकी तादाद सिर्फ 20 है। यहां पे इसको क्या कहोगे? मल्टीकास्ट। समझ आ गई? इसी तरह मिसाल के तौर पे आपके यहां पे 4 DHCPs हैं। DHCP, DHCP1, DHCP2, 3 एंड 4, 4 सर्वर हैं। अब यहां से कोई एंड डिवाइस, मिसाल के तौर पे एंड डिवाइस X, एंड डिवाइस नंबर 10, वो DHCP से सिर्फ बात करना चाहती है, तो क्या ये मैसेज 2220 को मैं दूं? नहीं, सिर्फ इन दिस 4, क्योंकि ये IP मुझे दे सकते हैं। तो व्हाट इट शुड बी कॉल्ड एज मल्टीकास्ट। अब भी नहीं समझ आई? करें क्वेश्चन। आपने पहले क्या एग्जांपल दी थी कि भाई उनको कनेक्ट होने ही नहीं दिया जा रहा है। यहां सब कनेक्टेड हैं, ये कहना चाह रहा हूं कि राउटर भी कनेक्टेड है, DHCPs भी कनेक्टेड है, एंड डिवाइसेस भी कनेक्टेड हैं। कनेक्ट जी। मैं ये कहूंगा, क्वेश्चन ये किया गया कि क्या मैं कह सकता हूं कि आफाक का क्वेश्चन है कि हब जो है दैट गोज फॉर ए ब्रॉडकास्ट। यू आर राइट। आपने कहा कि इसके मुकाबले में स्विच जो है दैट ओनली डू दी यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, तो तीनों करती है, कर सकता है। देन इट्स राइट। तो यहां पे भी ये दिखाया गया है कि अगर सबको किया जाए तो दैट दिस डिलीवरी मेथड विल बी कॉल्ड एज ब्रॉडकास्ट। अगर एक ग्रुप को किया जाए तो इट विल बी कॉल्ड एज, जैसे ये DHCP सर्वर्स थे मिसाल के तौर पे, DHCP1, DHCP2, तो एक ग्रुप को मैं कर रहा हूं तो दैट इज ए मल्टीकास्ट एग्जांपल। और अगर सिर्फ एक को कर रहा हूं तो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ यूनिकास्ट। क्लियर एवरीवन? ओके, गुड। इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद और उसी को आप एक्सप्लेन दोबारा कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट सिर्फ, क्वेश्चन ये किया हमजा ने कि जो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट ये सिर्फ IPv4 में पॉसिबल है और IPv6 में पॉसिबल नहीं है। ये सवाल है हमजा का। हमजा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मैं अभी कहूंगा वो भी गलत नहीं है। इन्होंने सिर्फ नाम बदल दिया। नाम बदल के इन्होंने नाम रख दिया ब्रॉडकास्ट का, क्या नाम रख दिया? ऑल नोड मल्टीकास्ट ग्रुप। मल्टीकास्ट यानी ऐसा मल्टीकास्ट जिसमें सारा को दो, इसको क्या कहोगे? ब्रॉडकास्ट। तो नाम खत्म करके उन्होंने कहा IPv6 में नहीं है, तो IPv6 उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? ऑल नोड मल्टीकास्ट। जी, इसलिए उसने कहा कि IPv6 में ये नहीं है ब्रॉडकास्ट, क्योंकि उसका नाम इन्होंने बदल दिया है। इसका नाम रख दिया ऑल नोड मल्टीकास्ट। लेकिन समझने वाला समझता है कि ये वही चीज है जो कि ब्रॉडकास्ट है। ठीक, अच्छा चलो, यही बात यहां पे एक्सप्लेन की गई है कि ये रेड सोर्स है और ग्रीन जो है डेस्टिनेशन है। ग्रीन जो है वो डेस्टिनेशन है। तो यहां पे एक है तो व्हाट इट विल बिकम? यूनिकास्ट। यहां पे सोर्स एक है और डेस्टिनेशन 3 है, D1, D2 एंड D3, तो दैट द रीजन इट इज अ मल्टीकास्ट। और तीसरे में हमने कहा कि सोर्स एक है
और डेस्टिनेशंस ऑल हैं, तो वी कॉल इट अ ब्रॉडकास्ट। क्लियर हो गया? अच्छा जना, इसके बाद अब हम असल टॉपिक की तरफ, रिक्वायरमेंट्स तो हमने देख ली कि जी हमारे प्रोटोकॉल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर मैं यहां पे आके उसको दोबारा, क्या हमने इनकोडिंग पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी। क्या हमने फॉर्मेटिंग पढ़ी? पढ़ी। क्या हमने साइज की बात की? क्या हमने टाइमिंग्स की बात की? क्या हमने डिलीवरी ऑप्शंस की बात की? यस। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोटोकॉल। सो बेस्ड अपॉन दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी कम टू द प्रोटोकॉल। कि प्रोटोकॉल क्या है? तो हमने कहा कि ये रूल्स की इंप्लीमेंटेशन है। और अगर हम कहें ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, अगर हम ये कहें कि ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, तो हम गलत नहीं है। वो प्रोटोकॉल जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होंगे, जो सेट ऑफ रूल्स कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होंगे, सेट ऑफ रूल्स फॉर यूज फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे आपको ये बताना मकसद है कि ये प्रोटोकॉल्स सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्ड, लाजमी तौर पे जब भी सॉफ्टवेयर होता है तो हार्डवेयर साथ होता ही है, किसी हार्डवेयर पे वो। लेकिन बाज केसेस में इसलिए इसने अलग अलग लिखा है कि बाज प्रोटोकॉल्स, बाज सॉफ्टवेयर जेनेरिक हार्डवेयर पे चलते हैं, और बाज प्रोटोकॉल्स स्पेसिफिक हार्डवेयर मांगते हैं, जिसको आप एसिक कहते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो फिर आप कहते हो कि इस प्रोटोकॉल के लिए ये मखसूस हार्डवेयर चाहिए। क्लियर? मिसाल के तौर पे, अगर आप कल आपका दिल चाहे कि मैं विंडो जो है मैक के ऊपर इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो मैक का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एक मखसूस उसका लिए एक हार्डवेयर है। तो यहां भी हम ये कह रहे हैं कि या तो उसको सॉफ्टवेयर चाहिए, प्रोटोकॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डिजाइन इन ऑन डिवाइसेस, ईदर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और बोथ, एंड दे परफॉर्म सम फंक्शन। प्रोटोकॉल किस लिए बनता है? टू परफॉर्म सम फंक्शन, and that function is given by it is given by its format, जिसको मैंने कहा था syntax. The right word is syntax, grammar, order, format. And because of the syntax order, it has certain meaning, and that meaning is gives us the functionality. जैसे अभी हमने बात की थी वर्जन की, तो the version was telling us, giving us a function कि which protocol, which type of protocol is being used, version 4 or version 6. कुछ बात समझ आ रही? Then it, और हमें पता है कि protocols are basically the set of rules. अब याद रखो कि ये प्रोटोकॉल जेनेरिकली 4 किस्म के हो सकते हैं। कितने किस्म के? 4 किस्म के। नंबर 1, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, वो प्रोटोकॉल जो नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो। जैसे मिसाल के तौर पे आप पढ़ेंगे अभी टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, ये सारे के सारे डिवाइसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। enable 2 or more devices to communicate or 1 or more networks. दूसरे प्रोटोकॉल क्या है? जो कि आपको सिक्योरिटी देते हैं। क्या देते हैं? सिक्योरिटी देते हैं। उनका काम कम्युनिकेशन नहीं है, उनका काम सिक्योरिटी है। जैसे मिसाल इसकी ये ले लें कि गाड़ियां तो आपके रोड पे 2 किस्म की चलती हैं, जेनेरिकली कहूं तो। एक वो जिनमें आपको बिठा के ले जाया जाता है, वो तो कम्युनिकेशन के लिए है। लेकिन पुलिस वालों की गाड़ियां कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, किस लिए है? सिक्योरिटी के लिए। तो ये देखती है कि वही जो कम्युनिकेशन हो रही है वो सिक्योर है क्या नहीं है। जैसे अभी हमने बात की थी कॉन्फिडेंशियलिटी की, तो कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे आएगी कि आप इंक्रिप्शन करें,
तब इंक्रिप्शन के लिए कोई प्रोटोकॉल होगा, जैसे मिसाल के तौर पे एईएस, डेक्स, डेस, 3 डेस। तो these are the protocols which are used for hashing. तो these are the protocols for, इसी तरह मिसाल के तौर पर ट्रिपल ए फॉर ऑथेंटिकेशन। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने अभी बैंक के साइट पे चला जाऊं, लाइक हियर, लाइक हियर, लाइक हियर, तो कैन आई एंटर इनटू दिस साइट नाउ? The answer is no, till I provide my username login credentials. इसका मतलब है कि लॉगिन क्रेडेंशियल, इसे भी कोई प्रोटोकॉल होगा, कोई सेट ऑफ रूल होगा। रूल क्या होगा कि भाई उनके पास मेरा यूजर नेम और मेरा पासवर्ड स्टोर्ड है। जब मैं वो देता हूं, यूजर नेम देता हूं, तो वो यूजर नेम ढूंढता है उसमें से। जब यूजर नेम ढूंढ लेता है तो फिर मुझसे पासवर्ड मांगता है। जब मैं पासवर्ड देता हूं तो वो उसको टैली करता है। अगर वो सेम आ जाए तो मुझे अंदर जाने दे देता है, और अगर सेम, अगर अगेन इस साइड पे जब सेम भी आ जाता है तो मुझे मेरी मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा जाता है कि जी ये में 4 या 6 नंबर आपने भेजे हैं, वो नंबर यहाँ एंटर करो, ताकि इंश्योर हो जाए कि ये यूजर नेम और पासवर्ड तो हो सकता है कि आफाक को ने देख लिया हो, लेकिन मोबाइल तो फिर एहसान के पास होगी। तो ओटीपी उसके पास जाएगा, ओटीपी आफाक के पास नहीं जाएगा। तो ये व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इट इज, व्हाट टाइप ऑफ रूल इट इज फॉलोइंग? सिक्योरिटी। क्लियर? जैसे यहां से मुझसे मांग रहा है कि अपना यूजर नेम दो। अशर को नहीं समझ आ रही? ओके। जी जुनेद, क्लियर? ओके। तो दूसरे तरह के प्रोटोकॉल हो गए किस किस्म के? नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो पहले नेटवर्क कम्युनिकेशन, जिनका काम यह है कि दो डिवाइसेस को, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में बात करवानी है। तो उन प्रोटोकॉल को हमने कहा ये हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं। दूसरा हमने कहा कि आज के दौर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस कम्युनिकेशन को सिक्योर करें। तो हमने कहा इस किस्म की कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? इस किस्म के प्रोटोकॉल जो इस पर्पस के लिए काम आएंगे, विल बी कॉलिंग द नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तीसरा, लाजमी तौर पे मैं यहां बैठा हुआ हूं, और मैं यहां बैठा हुआ हूं और जूम जो है अमेरिका में है। या तो आप कहें कि जूम जो है वो इस टेबल के नीचे कहीं पड़ा हुआ है, अफाक नहीं मानता। मैं कहता हूं चलो अच्छा कि टेबल के नीचे नहीं है, तो हो सकता है मेरे ऑफिस में पड़ा हो, अफाक ये भी नहीं मानता। आफाक कहता है कि अगर मुझे दिखाओ, मनवाओ मुझे, तो मैं कहूंगा मैं यहां लिखता हूं हु इज डोमेन, हु इज, और यहां पे मैं लिख देता हूं www.zoom.us, सर्च, लोडिंग। www.zoom.us मेरे ख्याल से .us। जी, चेक करें कहां पे है जूम। कहाँ है जी?
कैलिफोर्निया में, सैन जोस कैलिफोर्निया, यानी अमेरिका। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि जूम तो है अमेरिका में और हम यहां से बैठ के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, समझते हैं हमारे पैकेट उस तक जा रहे हैं और रास्ते में थाउजेंड्स ऑफ राउटर्स हैं, रास्ते हैं जिनके जरिए हम जूम अमेरिका जा सकते हैं। तो ये रास्ते हमारे लिए कौन ढूंढेगा? वो प्रोटोकॉल ढूंढेगा जो वो समझेगा कि ये सबसे अच्छा रास्ता है, ये सबसे अच्छा रास्ता है। इस किस्म के प्रोटोकॉल्स को कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। क्या कहते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल्स। देखिए, राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि रास्ता ढूंढते हैं बिटवीन एनी सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अभी हमने जूम कहा, अभी हम नेटअकैड लिख लेते हैं, अभी हम cisco.com लिख लेते हैं, अभी हम siemens.com लिख लेते हैं, ये जो लिखें, ऐसे प्रोटोकॉल मौजूद हैं जो कि रास्ता ढूंढ लेते हैं वहां तक। ऐसे प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पे आपने नाम शायद सुना हो रिप, आपने नाम सुना हो मिसाल के तौर पे OSPF, आपने नाम सुना हो मिसाल के तौर पे EIGRP, आपने नाम सुना हो मिसाल के तौर पे BGP, आपने नाम सुना हो मिसाल के तौर पे ISIS। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस चीज के हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक, नेक्स्ट है, आखिरी है सर्विस प्रोटोकॉल्स, सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल। कौन से प्रोटोकॉल्स? सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर ए ऑटोमेटेड डिटेक्शन ऑफ डिवाइसेस और सर्विसेज। यानी कि मिसाल के तौर पे आपके यहां पे DHCP मौजूद है, लेकिन DHCP क्या करता है? IP देता है, ठीक है आपने, लेकिन मुझे उसको डिस्कवर करना है। तो इसका मतलब मुझे कोई ऐसा, क्योंकि हो सकता है मिसाल के तौर पे मैं रास्ते से घर से यहाँ पे आ रहा था, उस वक्त तो मैं नेट से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन मेरा डिवाइस अगर ऑन था, जो कि मोबाइल ऑन था, वो ढूंढता रहा रास्ते में कोई DHCP है, यानी अगर उसको कोई नेटवर्क मिल जाता और फिर वो DHCP ढूंढता। तो ये अगर आप सर्विसेज डिस्कवर करते हैं तो इसके लिए अलग किस्म के प्रोटोकॉल चाहिए जिनको हम कहते हैं सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल। कुछ बात समझ आ रही? तो कितने किस्म के प्रोटोकॉल हो गए? नंबर 1 आफाक, नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, गुड। नंबर 2 एजाज, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। नंबर 3 दानियाल, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। नंबर 3 एंड नंबर 4 सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल। तो 4 किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं जी। राउटिंग द्वारा मैं समझा दूं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, अगर मैं यहां पे लिखता हूं, जरा गौर करें, ट्रेस RT और www यही zoom.us लिख देता हूं, ये मैंने इंटर किया, तो ये मुझे इसका IP एड्रेस जूम का ये है 170.14.114.52.2। अब ये मुझे सबसे पहले मेरे गेटवे पे लेकर गया, गेटवे ने आगे इस तक पहुंचने की कोशिश की जो कि ये है, ये आ गया जी 10.110.80.1। ये मेरा गेटवे है मेरी यूनिवर्सिटी का, उसने मुझे 200.1 की तरफ भेज दिया। फिर उसके बाद उसने मुझे इस तरफ भेज दिया 100.200। तो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ नोड से मुझे गुजारा जा रहा है। ये रास्ता मेरे लिए किसने ढूंढा? राउटिंग प्रोटोकॉल ने, राउटर ने नहीं। राउटर के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल है। बात समझ आ रही? तो इस किस्म के प्रोटोकॉल्स को क्या कहते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल। क्योंकि डिवाइसेस तो दुनिया में बिलियंस हैं, ये सारे के नाम नहीं लिख रहा। इन्हीं का क्यों लिख रहा है? क्योंकि राउटर ने समझ, देखो अभी मैं कराची पहुंच गया हूं, ये देख KHI कराची, कराची का नंबर है, तो पिशावर से मैं कराची पहुंच गया हूं, अमेरिका मुझे जाना है, तो आखिरकार मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगा, कराची से मैं निकल गया। तो दिस इज दी, दैट इज द जॉब ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल। अब क्लियर है कि अभी भी नहीं क्लियर? नहीं, देखिए ना, मिसाल के तौर पे देखो, आखिरकार
हम यहां पर पहुंचे। अब इसका जवाब ये है, चले ये देखें, जूम का एड्रेस क्या है, ये है, मानते हो? ओके, ये यहां पे आ गया ना, 170.14.52.2। इसका मतलब है कि ये जो है ये जूम का एड्रेस है, मानते हो? बस आसान हो गया। अब मैं यहां पे हूं और मेरा एड्रेस प्रॉब्ली 192.168.0.100 है। तो यहां से मैंने तलाश आगाज की किसकी, जूम की, zoom.us की। तो मैंने पहले में, ये मेरा गेटवे है, तो लाभ तो बाहर जाना था तो गेटवे को दिया, ये फिर इसका गेटवे ये है, तो मैं यहां पहुंच गया। फिर आगे गेटवे नहीं है, बल्कि आगे ये मेरे इन राउटर्स ने रास्ता तलाश किया कि जनाब अगर ये रास्ता अपनाओ तो तुम जूम पहुंच सकते हो। तो ये रास्ता किसने मेरे लिए ढूंढा? राउटिंग प्रोटोकॉल्स ने। क्लियर है एवरीवन? पूछें। As we discussed in packet tracer simulation in real time, R protocol, right? So which category it lies? आर पर। Okay. Which is used for MAC address. देखिए आपने खुद ही कुछ अंदाजा दे दिया। Confusing routing protocol and network. ठीक है, क्वेश्चन ये किया गया कि आप यहां पे क्या करना चाहते हो कि आपका ये डिवाइसेस हैं लैन में, राउटिंग है, ये लैन है, यहां पे मिसाल तो में ये मेरा सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, इसका मुझे मैक नहीं पता और मैं इससे कम्युनिकेट करना चाहता हूं। तो सवाल इन्होंने ये किया कि लाजमी तौर पे ये डिवाइस सबको भेजेगा, यानी ब्रॉडकास्ट करेगा कि है कोई जिसका आईपी एड्रेस मिसाल के तौर पे 192.168.1.2 है, वो मुझे अपना मैक भेज दें। इसका मतलब है कि यहां पे हम कम्युनिकेशन के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें अपना आईपी दो, अपना मैक दो, ताकि हम तुमसे बात करें। तो इससे पता चलता है कि ये काम आर जो है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ये कोई रास्ता नहीं बता ढूंढ रहा कि राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन जी? जी दानियाल। तो आज मैं एक 15 मिनट पहले आप लोगों को छोड़ रहा हूं, इसलिए नहीं छोड़ रहा कि छुट्टी हो गई है, क्योंकि इक्विपमेंट आपका पीछे तैयार आपका इंतजार कर रहा है। आज आपने करना यह है कि अपना जो प्रीवियस टास्क था उसको आगे लेकर चलेंगे और करेंगे आप लोग ये कि अभी आप दो स्विचेस आपके सामने रख दिए गए हैं। ये स्विच नंबर 1 है और ये स्विच नंबर, इथरनेट स्विच नंबर 2 है। आपको पता है कि स्विच 1 और स्विच 2 सिमिलर डिवाइसेस हैं, तो वकार बताएगा कि इनको इकट्ठा करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कौन सी केबल इस्तेमाल करूं? क्रॉसओवर केबल। कौन सी केबल? क्रॉसओवर केबल। तो क्रॉसओवर केबल से आप इन दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद आप यहां पे अपना लैपटॉप लगा लेंगे और दूसरे स्विच पे लगाते हो या इसी पे लगाते हो, आपकी मर्जी। तो आपने यहाँ पे एंड डिवाइस नंबर 1 या लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2 लगा दिए। और लाजमी तौर पे क्योंकि यहाँ पे डिसिमिलर डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो यू विल बी यूजिंग स्ट्रेट केबल। तो स्ट्रेट केबल आपके पास दो होनी चाहिए, एक क्रॉस केबल और दो स्विचेस। अब आप करेंगे ये कि आप किसी एक लैपटॉप पे कोई खास फोल्डर शेयर कर दोगे। चाहे तो यहां पे मल्टीपल डिवाइसेस लगा लो, कोई पाबंदी नहीं है। तो आप लैपटॉप 3 हो गया, तो आप इस मशीन पे कोई फोल्डर, मिसाल के तौर पे CCNA का फोल्डर है आपने बनाया हुआ है, इसको इस कंप्यूटर पे शेयर कर देंगे और फिर लैपटॉप 2 से और लैपटॉप 1 और 3 से इस फोल्डर को जाके एक्सेस करोगे और दिल चाहे तो उसको कॉपी करके अपने पास ले आओगे। मर्जी नहीं होती, मर्जी इस बंदे की है कि वो आपको सिर्फ रीड की ताकत देता है कि राइट की ताकत देता है या ऑल की ताकत देता है, यानी एग्जीक्यूट की ताकत देता है। आपकी मर्जी नहीं है, L1 की, L3 की मर्जी नहीं है, L2 की मर्जी है। मिसाल के तौर पे उसने यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट रख दिए कि सिर्फ पढ़ सकते हो, तो आप यहां से उसको पढ़ लोगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकोगे।
क्वेश्चन फिर इस तरफ लेके जा रहे हैं, टाइम भी लेट है, लेकिन सर इधर अभी जब देख रहे हैं कि स्विच हमें मल्टीपल डिवाइस हम कनेक्ट कर ले उसके साथ लैपटॉप, तो अभी इधर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीकास्ट है या ब्रॉडकास्ट ऑलरेडी है, क्योंकि वो सारा को सेंड करेगा। अगर हम इसको मल्टीकास्ट बनाना चाहिए कि जिसको जरूरत है तो वो ले ले। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। हम फिर उसके लिए ये करते हैं कि हम कुछ आईपीज के मखसूस हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहां लिखूं आर्प डैश ए, तो देखो कुछ आईपीज, ये आईपीज, ये सारे के सारे आईपीज जो हैं ये इस पर्पस के लिए हैं, जिसको कहते हैं मल्टीकास्ट। तो ये पहला वाला आपको नजर आ रहा है, ये यूनिकास्ट है। ये वाला जो कि मेरा गेटवे है, जिसका मैक एड्रेस ये है, ये वाला ऑल एफ्स है, यानी कि ये ब्रॉडकास्ट है। और ये जो उसके बाद ये वाले हैं, दे आर ऑल फ्रॉम दी मल्टीकास्ट। ये 2 to 4 से 239 की जो रेंज है, जब हम एड्रेसेस पढ़ेंगे, दे आर रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट। ठीक है? तो अभी आपने करना यह है कि आप इसको रीड देते हो, राइट देते हो, या यहाँ कोई एग्जीक्यूटिबल फाइल है उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो वो राइट्स इसको देखकर और अपने दोस्तों को कहोगे उठा लो। क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आयशा, फातिमा, हारिस, हर्ष और आज ऑनलाइन है, ठीक है, एंड उमर। तो चलिए जी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 4 चले जाएं और फिर 4 कर लें, तो मेरे ख्याल से इजीली आप इसको समझ लेंगे। ओके, तो चलें, आज के लिए इतना काफी। नुरहक आ जाओ बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह टुमारो अगेन। लेकिन देखिए कि अभी आपके जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं वो यही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं, और इसके लिए आप एक काम और करेंगे जो कि आपको पता है। आप अपने लैपटॉप्स को आईपीस दोगे, ठीक है ना? तो मिसाल के तौर पे आप अपने पहले कंप्यूटर को दे देते हो 192.168.1.1, दूसरे को दे देते हो 192.168.1.2, तीसरे को दे देते हो 192.168.1.3। जितने भी हैं, 2 करते हो, 3 करते हो, 4 करते हो, आपके मसला है। ठीक है, तो जाएं एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन कोशिश किया करें फिजिकल स्टूडेंट्स, सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आया करो। इतना रमजान सब्र का महीना है इसमें, और आप अगर अपना फर्ज अदा कर रहे हो तो फर्ज का जो सवाब है वो 70 गुना ज्यादा है। तो क्यों ना सवाब हासिल किया जाए। अगर आप अपनी तालीम को इस पर्पस के लिए पढ़ रहे हो कि जी आप लोग इससे हलाल रोजी कमाओगे, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी इबादत है। तो इबादत में थोड़ी सी सख्ती आए तो बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। तो चलें, हमारे स्टूडेंट जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे वही प्रैक्टिकल। और इन द मीन टाइम, थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन कभी आप आए तो ये काम किया करें, ठीक है? थैंक यू। तो फातिमा ने सोच लिया कि अब वो जल्द इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस के लिए आया करेगी, क्योंकि इसने ना हमारे साथ केबल बनाने की एक्सपेरिमेंट में भी नहीं थी और आज की एक्सपेरिमेंट में भी नहीं है, तो दैट्स नॉट गुड। थैंक यू, वेल डन फातिमा। और अपनी दोस्त को भी कहो और आपस में ये हाथ तोड़ दो कि एक दिन एक क्लास लेते हैं तो दूसरा नहीं लेता। तो लाजमी तौर पे जितना, अगर वो आपसे मिसाल, तो एक दूसरे को अगर आप, अल्दो मैंने उनसे पूछा था कि क्या कोई आपने कहीं ऐसा किया हुआ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन डजंट गुड नाइस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।